हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है बीजीय पद। इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक टर्म। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक टर्म, यानी बीजीय पद या फिर बीजगणितीय पद, जो कहिए एक ही बात है। समझ गए? अब देखिए, संख्याओं, अक्षरों तथा उनके गुणनफल अथवा भागफल को बीजीय पद कहते हैं। समझिए ध्यान से। संख्याओं, कोई संख्या लिखी हुई रहेगी दो अगर कहीं लिखी हुई है तो ये एक बीजीय पद है। क्या ये? एक बीजीय पद है। अब आप कहिएगा कि इससे पहले तो बता रहे थे ये बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बीजीय व्यंजक भी है ये, ठीक ना, साथ ही साथ बीजीय पद भी है। और आगे पूरा इस टॉपिक को बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ गए? अभी बता रहे हैं, चलिए पहले देखिए। अगर कहीं पर लिखा रहेगा -10 तो ये क्या है? ये एक बीजीय व्यंजक तो है ही। अभी यहाँ पर हम लोग बीजीय पद पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी इसको क्या कहेंगे? बीजीय पद कहेंगे। ठीक, तो जितनी भी संख्याएं रहेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? बीजीय पद कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, अक्षरों, अगर यहाँ पर x रहता तब क्या कहेंगे? इसको बीजीय पद कहेंगे इसको। अगर यहाँ पर मान के चलिए और रहेगा तब क्या कहेंगे? इसको भी हम लोग बीजीय पद कहेंगे। समझ रहे बात को? तथा उनके गुणनफल अथवा भागफल को बीजीय पद कहते हैं। ये सब तो बीजीय पद है ही, साथ ही साथ अगर इनका गुणनफल और भागफल रहेगा तो भी बीजीय पद कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए, अगर x जो है वो x से गुना होगा तो चूंकि गुणनफल है x और x का गुणनफल, तो इसको क्या लिखेंगे? x²। और ये x² क्या है? एक बीजीय पद है। क्या है ये? एक बीजीय पद है। समझ रहे बात को? अगर हम ऐसे करके लिखेंगे, मान के चलिए 2 लिखेंगे और उसके साथ x लिख देंगे तो ये 2 गुना x है। ये क्या है? दोनों गुना हो रहा है यहाँ पर, तो ये 2x भी क्या कहलाएगा? एक बीजीय पद कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम y लिखते हैं, ठीक ना, उसमें इस तरह से भाग दे देते हैं 2 से। समझ रहे बात को? या 3 से, तो ये जो y/2 है ये पूरा मिलकर एक बीजीय पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक बीजीय पद, अलजेब्रिक टर्म कहलाएगा। समझ गए इस बात को? अगर कोई संख्या अकेले रहे तो भी, अगर कोई अक्षर अकेले रहे तो भी, या संख्या आपस में गुना हो, संख्या अक्षर गुना हो अथवा भाग हो। ठीक ना? समझ रहे मेरी बात को? गुना और भाग में अगर रहेगा तो उसको हम लोग बीजीय पद कहेंगे। ठीक, अब देखिए, अब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ देखिए, x+2, यहाँ क्या लिखा हुआ है? x+2। समझ रहे मेरी बात को? तो देखिए, ये जो पूरा है x+2, ये पूरा, इस पूरे को कहेंगे बीजीय व्यंजक। इसको क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। जो इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, इसको बीजीय व्यंजक कहेंगे, इससे पहले जो पढ़े थे। अब इस पूरे बीजीय व्यंजक को गौर से देखिए। इसमें ये जो x अकेला है, ये x, ये एक पद है, और ये जो 2 अकेला है, ये 2 भी एक पद है। यानी कि हम कहेंगे कि इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं? तो 2 पद हैं। कौन कौन? पहला पद है x और दूसरा पद है 2। अब आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? जैसे देखिए, अगर यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा x² - 5x + 7, इसको गौर से देखिए। अगर हम पूछेंगे ये पूरा क्या है, तो ये पूरा मिलके एक बीजीय व्यंजक है। लेकिन इस बीजीय व्यंजक में पद कौन कौन है या कितने पद हैं, तब क्या कहिएगा बताइए? तो सबसे पहले यहाँ देखिए x²। यहाँ x² का मतलब क्या है? x और x गुना हो रहा है, तो गुणनफल और अगर भागफल होगा, गुणनफल अथवा भागफल, तो उसको बीजीय पद कहेंगे। तो एक पद तो हो गया ये x²। दूसरा देखिए, यहाँ पर एक संख्या है -5 और एक संख्या है x, तो ये दोनों क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। तो गुना अगर होगा तो वो एक ही पद होगा, तो -5x ये दूसरा पद है। देखिए, बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, दूसरा पद यहाँ पर 5x बोल देते हैं, वो इस माइनस को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखना है, इस माइनस को साथ लेकर ही बोलना है। समझ गए बात को? ये -5 और x मिल के ये एक पद होगा। ठीक, और ये साथ जो है ये अकेला एक पद होगा। तो टोटल इसमें कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत? देखिए, अगर यहाँ पर x है और यहाँ पर 2 है, बीच में अगर जोड़ का चिन्ह दे देंगे तो ये दोनों अलग अलग पद हो गया।
बीच में अगर गुना का चिन्ह दे देंगे तो ये दोनों मिलके एक ही पद होगा, इसमें 2x एक ही पद है, यहाँ पर दो पद नहीं है। ये अगर बीच में जोड़ या घटाव का चिन्ह रहेगा, माइनस या प्लस का साइन रहेगा, जैसे 7 है, अब माइनस यहाँ y है, ठीक ना, 7 माइनस y, इसमें दो पद है, कौन कौन, 7 और y है नहीं, माइनस y, इसमें दो पद है, कौन कौन, पहला पद है 7, दूसरा पद है माइनस y। समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन अगर यहीं पर ऐसे रहेगा 7 इंटू यहाँ गुना रहेगा, ऐसे y लिखा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे 7y, और ये 7y एक ही पद है, इसमें अब दो पद नहीं है 7 और y। समझ गए बात को। तो अगर कोई संख्या अकेले रहे तो वो एक पद है, अगर कोई अक्षर अकेले रहे तो वो एक पद है, अगर कोई संख्या और अक्षर गुना के रूप में रहे या फिर भाग के रूप में रहे तो वो एक पद कहलाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा y, यहाँ भागा 3, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो इस y बटे 3 को हम लोग एक पद मानेंगे, ना कि इसको दो पद मानेंगे। अब समझ गए बात को, कोई प्रॉब्लम, कुछ उदाहरण ले सकते हैं। अब चलिए, अब देखिए, अब आप लोगों को बताना है इसमें कितने पद हैं, बताइए। 3xyz, इसमें कितने पद हैं, तो क्या कहिएगा, इसमें एक पद है। कितने पद हैं, एक पद। ये तीनों गुना के रूप में है, सारा चारों गुना होके वो कितना पद कहलाएगा, एक पद कहलाएगा, ठीक ना, मतलब यहाँ एक पद है इसमें। आ गई बात समझ में। चलिए, अगर ऐसा रहता ये 3x + yz, बताइए इसमें कितने पद होंगे। ये दोनों गुना जो है, ये दोनों मिलके कितना, एक पद, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एक पद। तो कितने पद हो गए इसमें, दो पद। अब आ रही है बात समझ में। चलिए, और क्या पूछा जाए और क्या बताया जाए। अच्छा, इसमें बताइए, इसमें कितने पद है, इसको क्या कहिएगा, कितने पद है इसमें, एक। देखिए, इस तरह का अगर रहे तो इसको इस तरह से हम लोग पहले लिखेंगे, x + y के भाग में है कौन, दो, यानी दो से डिवाइड हो रहा है, किस में, x और y में। तो ये दो से जो भाग लग रहा है किस में, x में लग रहा है कि y में लग रहा है, दोनों में लग रहा है। तो दो से x को भी भाग दे देंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, इसी दो से इस y को भी भाग कर देंगे, यानी दोनों को अलग अलग बांट देंगे। अब आप अलग अलग जब बांट दिए तो अब आप देखिए ये कौन सा पद, कितना पद इसमें, एक पद, और ये कौन सा पद, ये प्लस का साइन लेते हुए दूसरा पद। तो इसमें कितने पद हो जाएंगे, दो पद हो जाएंगे। समझ गए बात को। तो ओवरऑल अगर किसी बीजीय व्यंजक में कोई संख्या अकेले रहे तो वो एक पद होगा, कोई अक्षर अकेले रहेगा तो वो एक पद होगा, और अगर वो दोनों गुना होके आवे या फिर भाग के रूप में आवे तो वो एक पद होगा। जनरली प्लस और माइनस के चिन्ह से पद सेपरेट होता है। समझ गया, समझ रहे हैं मेरी बात को। प्लस और माइनस का चिन्ह जब रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि वो जो चिन्ह पद है वो अलग अलग है। जैसे अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा 3x³ - 5x² + 7x - 9, इसको देखिए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का चिन्ह। तो 1 2 3, तो इसमें टोटल 4 पद है। एक पद तो हो जाएगा ये, दूसरा पद हो जाएगा ये, तीसरा पद हो जाएगा ये, और चौथा पद हो जाएगा ये। एक बात जो बच्चे गलती करते हैं बार बार, यहाँ पर 9 बोल देते हैं, इसको 9 नहीं बोलना, -9 बोलना है। समझ गए। जैसे इसमें तीसरा पद क्या बोलेंगे हम लोग, 7x, तो चूंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस को तो बोला नहीं जाता है, लेकिन माइनस को तो बोला जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे यहाँ पर देखिए, अब किसी से पूछेंगे बता इसमें पहला पद कौन है, तो 3x³, दूसरा पद कौन है, तो वो बोल देगा 5x², गलत हो जाएगा। 5x² नहीं, इस माइनस को लेकर बोलना है, -5x²। समझ में आ रही है बात, इस माइनस को लेके बोलना है। हो गया। तो दूसरा पद हो गया -5x², तीसरा पद हो गया 7x, और चौथा पद हो गया यहाँ पर -9। तो पद को समझ गए। ये पूरा क्या है, बीजीय व्यंजक, जो इससे पहले बताए थे। इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, 4 पद हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब आगे बढ़ते हैं सजातीय और विजातीय पद के तरफ। सजातीय पद को इंग्लिश में कहते हैं लाइक टर्म्स, और विजातीय पद को इंग्लिश में कहते हैं अनलाइक टर्म्स। तो पहले सजातीय पद को समझिए। वैसे पद जिनके चर और घात, वैसे पद जिनके चर और घात, दो शब्द है यहाँ पर। चर तो पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो में। इसको कहते हैं चर। x, y, z, और 100, ये सब क्या है, चर है, जिसकी वैल्यू
कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, जो बदल सकता है। और दूसरा है घात। अब देखिए इसको कहते हैं घात। ये x हो गया आपका चर, और ये जो 2 देख रहे हैं इसको कहेंगे घात। अगर मान के चलिए यहाँ 3 लिखा हुआ रहेगा तो ये हो जाएगा चर और ये हो जाएगा घात। समझ रहे हैं? यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो चर और घात, इस दोनों चीज़ को समझ गए? पहले ये क्लियर कर लीजिए। चर मतलब x y z, घात मतलब ये ऊपर में जो पावर होता है इसी को कहते हैं घात। आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? दोनों समान हो उन्हें सजातीय पद कहते हैं। वैसे पद जिनके चर और घात दोनों समान हो उसे क्या कहते हैं? सजातीय पद कहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो अब देखिए, अब 2 पद लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए 2x² एक पद है और 7x² एक पद है, ठीक ना? ये 2 पद है, यहाँ बीच में एंड लगा देते हैं। अब देखिए ये जो एक पद है, इस पद का चर कौन है? इस पद का चर कौन है? x। इस पद का चर कौन है? x। इस पद का घात कौन है? चर का घात कौन है? 2। और यहाँ पर भी चर का घात कौन है? 2। तो अब आप देख सकते हैं इसमें भी चर दोनों जगह x है और दोनों जगह घात भी क्या है? 2 है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सजातीय पद, यानी कि एक जाति का पद। ये दोनों जो है एक जाति का पद होगा। अब आ गई बात समझ में? क्या कहेंगे इसको? सजातीय पद। जैसे यहाँ देखिए y पर पावर 5 और -√3 y पर पावर 5। अब गौर कीजिए, ये देखिए ये एक पद है और ये भी एक पद है। ये पूरा मिलके एक ही पद है, क्योंकि इसमें बीच में जोड़ घटाव नहीं है कहीं पर, ठीक ना? ये पूरा एक ही पद है। अब कहेगा यहाँ जो घटाव है माइनस है, तो फिर और इधर कुछ नहीं ना है? इसी के साथ नहीं माइनस भी लगा हुआ है, और तो कुछ है नहीं। तो इस पद में चर कौन है? y, और घात कितनी है उसकी? 5। इस पद में भी चर कौन है? y, और घात कितनी है उसकी? 5। इस दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? सजातीय पद कहेंगे। अब यहाँ -√3 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। इन सभी बातों पर आपको गौर नहीं करना है। यहाँ -√3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 है छिपा हुआ है, इसके ऊपर आपको गौर नहीं करना है। समझ गए बात को? ये दोनों क्या है? सजातीय पद है। दोनों का चर और उसकी जो घात है दोनों क्या है? सेम है। अब समझ रहे हैं बात को? देखिए ऐसा 2x² yz3, ठीक, एंड -x² yz3। अब इसको गौर से देखिए, चर कौन कौन है? चर कौन है यहाँ? x, घात 2। यहाँ भी चर x घात 2। फिर यहाँ पर दूसरा चर कौन है? y, घात 1। दूसरा चर कौन है? y, घात 1। तीसरा चर कौन है? z, घात 3। तीसरा चर कौन है? z, घात 3। दोनों सेम टू सेम मैच कर गया कि नहीं मैच कर गया? इसी को हम लोग कहेंगे सजातीय पद, लाइक टर्म्स। इसको समझना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आसान बात है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अब अगला है विजातीय पद। अगला कौन है? विजातीय पद। अब देखिए इसको, सजातीय पद की परिभाषा समझ गए? वैसे पद जिनके चर और घात दोनों समान हो। तो अब देखिए ध्यान से, वैसे पद जिनके चर और घात दोनों समान हो तो उन्हें सजातीय पद कहेंगे। तो विजातीय पद किसको कहेंगे? वैसे पद जिनके चर और घात दोनों असमान हो। नहीं, दोनों असमान हो ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? ध्यान देखिए ध्यान से, वैसे पद जिनके चर या घात असमान हो या भिन्न हो। चर और घात दोनों में से कुछ भी अगर असमान हो गया तो वो विजातीय पद हो जाएगा। दोनों को असमान होना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, दोनों को समान होना जरूरी है। मेरी बात आ रही है समझ में? जैसे यहाँ देखिए एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर 2x² और 5x। अब यहाँ देखिए इस उदाहरण में चर कौन है? x। चर कौन है? x। अच्छी बात है। यहाँ घात कितनी है चर की? 2। यहाँ घात कितनी है? 1। घात अलग हो गया कि नहीं हो गया? समझ रहे बात को? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विजातीय पद कहेंगे। ये दोनों अलग अलग जाति का पद है, अनलाइक टर्म्स है, विजातीय पद है। समझ गए बात को? अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर 7y² एंड 3z²। अब देखिए यहाँ पर घात कितना है? 2। घात कितना है? चर की घात 2। लेकिन चर यहाँ पर कौन है? y। यहाँ पर कौन है? z। चर ही बदल गया इस बार। समझ रहे मेरी बात को?
यहाँ पर चर ही बदल गया, यहाँ घात अलग अलग था इसलिए दोनों विजातीय पद, यहाँ चर ही अलग अलग है इसलिए दोनों विजातीय पद। समझ गए। और एक उदाहरण और देते हैं जिसमें चर और घात दोनों अलग अलग होगा। यहाँ देखिए 2x² एंड y³। इसमें देखिए ना तो चर मिल रहा है और ना ही घात मिल रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम लोग ऐसी परिभाषा कहते वैसे पद जिनके चर और घात दोनों भिन्न हो, तो ये जो कंडीशन है तीसरे नंबर का, इस कंडीशन में चर भी भिन्न है, अलग अलग है, और घात भी अलग अलग है, तो यही ठो विजातीय पद होता, ये दोनों विजातीय पद होता ही नहीं। समझ रहे बात को। इसलिए इसके परिभाषा में यहाँ पर चर और घात भिन्न नहीं बोलते हैं, चर या घात भिन्न हो, या तो चर अलग हो जाए या उसकी घात अलग हो जाए, कुछ भी अलग हो जाएगा तो वो विजातीय पद हो जाएगा। अब आ गई बात समझ में। अब एक चीज़ और यहाँ पर हम कहना चाहेंगे विजातीय सजातीय पद के बारे में, कि सजातीय पद और विजातीय पद का यहाँ पर क्या काम है, दोनों में एक बेसिक अंतर आपको हम बताते हैं। यहाँ देखिए, यह देखिए यहाँ 2x और 5x ये दोनों सजातीय पद हैं, यहाँ 2x² और 5x दोनों विजातीय पद है। गौर से देखिए, इसमें चर x घात 1 चर x घात 1, इसमें चर x घात 2 चर x घात 1, यहाँ घात अलग अलग है दोनों का, इसकी घात 2 इसकी घात 1, इसलिए ये दोनों विजातीय पद ये दोनों सजातीय पद। अब गौर से देखिए दोनों में क्या संबंध है या फिर क्या अंतर है दोनों में। अगर हम यहाँ पर बीच में जोड़ का चिन्ह देंगे तो ये जो सजातीय पद है ये 5x और 2x, ये 5 इस 2 से जुट के क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब देखिए ये जो विजातीय पद है इसमें अगर जोड़ का चिन्ह लिखेंगे तो ये ऐसा ही रह जाएगा 2x² + 5x, ये वापस ये दोनों इस तरह से, जैसे ये दोनों जुट के एक हो गया उस तरह से ये दोनों जुट के एक यहाँ पर नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को। सजातीय पद और विजातीय पद में देख रहे हैं अंतर। अब आई बात समझ में। जो बेसिक, ये बहुत बेसिक चीज़ है, 6ठा 7वां क्लास का चीज़ है, ये 10th क्लास का चीज़ नहीं है पढ़ने के लिए। समझ गए, बेसिक चीज़ है ये, 6th 7th में है पढ़ने के लिए बच्चों को, वहाँ पर ठीक से स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता, इसलिए आप लोगों को यहाँ हम बता रहे हैं। समझ गए मेरी बात को। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ रहेगा, देखिए 7x² यहाँ लिखा हुआ रहेगा 5x², बीच में माइनस रहेगा, तो चूंकि यहाँ भी x यहाँ भी x यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, दोनों सजातीय पद है, इसमें से ये घट के क्या बचेगा 2x² बचेगा, दोनों घट के क्या बचेगा 2x²। समझ गए। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा रहेगा 7x² यहाँ पर 5x² की जगह 5x रहेगा, तब अगर यहाँ माइनस रहेगा तो ये जैसे का तैसे ही लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। ये जो सोचिएगा कि इसमें से ये घट के कुछ हो जाएगा 2x² या 2x, नहीं होगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। समझ गए, कोई प्रॉब्लम। तो यही है, जब सजातीय पद जो होता है वो एक जगह जमा हो जाता है, ठीक ना, लेकिन जो विजातीय पद है वो एक जगह जुटेगा नहीं, एक दूसरे में घुलेगा मिलेगा नहीं। समझ गए, अलग अलग ही रहेगा। तो ये विजातीय पद अलग अलग है और ये सजातीय पद दोनों एक जगह जुट के ऐसे हो गया। आई बात समझ में। चलिए अच्छा, एक एग्जाम्पल इसका हम बताते हैं आप लोगों को। जैसे इससे पहले हम लोग बीजगणितीय पद पढ़े थे। जैसे यहाँ देखिए, इसमें कितने पद हैं x + 2, इसमें कितने पद हैं 2 पद हैं। कौन कौन, x और 2। अच्छा यहाँ देखिए 2x + 5y + 9 - x, ठीक ना। अब अगर आपसे हम पूछेंगे कि बताइए ये जो बीजीय व्यंजक दिख रहा है इसमें कितने पद है, जरा सा बताइए, तो आप क्या कहिएगा बताइए। जल्दीबाजी में अगर देखिएगा तो आप कहेंगे कि इसमें 1 2 3 4 पद हैं। कितने पद है इसमें, 4 पद हैं। लेकिन गौर कीजिए, ये पद और ये पद जो देख रहे हैं ये दोनों सजातीय पद है। यहाँ 2x और यहाँ x, इसका चर x घात 1, यहाँ भी चर x घात 1, सजातीय पद हो गया दोनों। दोनों जब सजातीय पद हो गया तो इस तरह से अलग अलग नहीं लिखा जाएगा। ये 2x और ये x, इस 2x में से ये x क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2x में से ये x घटेगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। और ये लिखा रहेगा आपको 5y और ये फाइनल 9, ठीक ना। तो अब आप बताइए कि इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, क्या 4 पद हैं इसमें, बिल्कुल नहीं। इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। कौन कौन, x 5y और 9। समझ गए। अब देखिए ये जो तीनों पद है ये तीनों विजातीय पद है।
समझ रहे हैं मेरी बात को? ये तीनों अलग अलग ही लिखा रहेगा हमेशा। ये जो सोचिएगा कि ये तीनों जुट के एक हो जाएगा, कभी नहीं जुटेगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, विजातीय पद है, अलग अलग ही लिखा हुआ रहेगा। अब कहिएगा कैसे विजातीय पद है, तो देखिए ना, विजातीय पद किसको कहते हैं? वैसे पद जिनके चर और घात अलग अलग हो, चर या घात अलग अलग हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ चर कितना x, यहाँ चर कितना y, अलग है। यहाँ चर कितना, वहाँ चर है ही नहीं, तो अलग अलग ही ना हुआ सब। आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम? चलिए इसके बारे में बताएंगे, यहाँ पर कौन सा चर है, अगर कुछ नहीं है तो कौन सा चर है, इसके बारे में आगे बताएंगे। तो यहाँ तक समझ गए, कोई प्रॉब्लम? अगला टॉपिक है हम लोगों का अचर पद। इंग्लिश होता है कांस्टेंट टर्म, वैसा पद जिसका मान नियत हो, ठीक ना। तो पहले पद वाली स्थिति एक उत्पन्न करते हैं। देखिए जैसे यहाँ देखिए, ये एक बीजीय व्यंजक है x+2। क्या है ये? एक बीजीय व्यंजक है। इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं? 2 पद है, एक पद है x, दूसरा पद है ये 2। तो अब आप ही बताइए, ये जो पद है इसमें चर है कि नहीं है? सीधा सीधा दिख रहा है x यहाँ पर चर है, वेरिएबल है। तो हम लोगों को पढ़ना है कौन सा पद? अचर पद, मतलब जिस पद में चर नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए, तो अचर पद कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब समझ गए? जैसे यहाँ देखिए 2x² + 5x - 9, ये तो पूरा बीजीय व्यंजक हो गया। इस बीजीय व्यंजक में कितने पद? 3 पद। एक तो पद हो गया ये, दूसरा पद हो गया ये, और तीसरा पद हो गया ये। अब आप इस पद को गौर से देखिए, क्या इस पद में चर है? बिल्कुल है, x है। क्या इस पद में चर है? बिल्कुल यहाँ पर x है। यहाँ 2 घात वाला, यहाँ 1 घात वाला। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे बताइए इस पद में चर है यहाँ पर, तो हम लोग कहेंगे नहीं, इस पद में चर नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। समझ गए बात को? कोई प्रॉब्लम? इसी को हम लोग कहेंगे अचर पद। ये दोनों जो पद है इसका मान फिक्स नहीं है, लेकिन इसका मान फिक्स है, इसका मान नियत है इस पद का। देखिए ना, यहाँ x है, तो x का मान क्या? कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20, 25, 50 कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो 2 है, इस 2 का मान कभी फिक्स होगा? सॉरी, कुछ बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा, फिक्स ही रहेगा, 2 ही रहेगा। क्या कभी 4, 7 हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ 2x² + 5x - 9 में इसका मान तो बदल सकता है, इसका मान बदल सकता है, लेकिन इसका मान बदलेगा कभी? इसका मान कभी नहीं बदलेगा। समझ गए? ये -9 ही रहेगा। ये 5x का मान बदल सकता है। आप कहिए कैसे 5x का मान बदल सकता है? देखिए ना, ये देखिए 5x है, ये x की वैल्यू तो फिक्स है नहीं। अगर यहाँ x की जगह पर 1 आ जाएगा तो 5 1 से गुना होकर 5 रहेगा, और अगर x के जगह पर 2 हो जाएगा तो 5 2 से गुना होकर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो कभी इस 5x का मान कभी 5 भी हो सकता है, कभी 10 भी हो सकता है, कभी 15 भी हो सकता है, कभी 20 भी हो सकता है। अगर यहाँ x के जगह पर हम 5 रख देंगे तो 5 × 5 कितना? 25 हो जाएगा। यानी इस 5x का मान 25 भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो बीजीय व्यंजक है, इस बीजीय व्यंजक में इस 2 को, इस बीजीय व्यंजक में इस -9 को अचर पद कहते हैं। उसकी वैल्यू नहीं बदलती है, इसकी वैल्यू बदल सकती है, या फिर क्या इसकी वैल्यू है कुछ पता नहीं है। समझ गए बात को? तो ये अचर पद तो आ गया समझ में, अचर पद कंप्लीट हो गया। अब चलिए, अब एक मात्र बच गया, कौन? गुणांक। गुणांक कोएफिशिएंट। अगर इसके नाम पर ध्यान देंगे, गुणांक यानी गुना और अंक, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, वैसी संख्या जो किसी पद में गुना के रूप में रहती है उसे उस पद का गुणांक कहते हैं। वैसी संख्या जो किसी पद में गुना के रूप में रहती है, तो पहले एक पद तो लिख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2x एक पद है, इस पद में कौन सी संख्या गुना के रूप में है? देखिए तो इस पद में कौन सी संख्या है गुना के रूप में? तो इस पद में गुना के रूप में कौन सी संख्या है? 2 है। तो हम लोग कहेंगे कि इस 2x का गुणांक कौन होगा? 2 होगा। समझ गए बात को? अच्छा, एक बात और बता देते हैं, यहाँ गुणांक कहने का मतलब संख्यात्मक गुणांक से है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट से है। जैसे देखिए, जैसे एक पद है यहाँ पर 7x² -3x + 5, ये एक बीजीय व्यंजक है, इसमें 3 पद हैं। अगर हम पूछेंगे, देखिए जब भी गुणांक होगा तो किसका होगा? किसी पद में, यानी किसी पद का ही गुणांक होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 पद है तो 3 गुणांक। इस पद का गुणांक कौन होगा? इस पद का गुणांक हो जाएगा 7। 7 यहाँ पर गुना के रूप में है कि नहीं? x² के साथ गुना में है। इस पद का गुणांक कौन हो जाएगा? तो इस पद का गुणांक होगा 3 या फिर -3। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, यहाँ पर 3 बोल देते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक 3 है कि -3 है?
-3 है, तो इस पद का गुणांक 7, इस पद का गुणांक -3, और यहाँ तो सिर्फ 5 ही है, तो इस पद का गुणांक हम लोग 5 ही कहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वैसी संख्या जो किसी पद में गुना के रूप में कहती है उसे हम लोग गुणांक कहते हैं। और यहाँ पर गुणांक कहने का मेरा मतलब है संख्यात्मक गुणांक से, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट से, ठीक ना। ये गुणांक समझना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं बात को? इस बहुपद चैप्टर को समझने के लिए आगे जो हम लोग पढ़ेंगे बहुपद में आगे, तो वहाँ पर गुणांक की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो ये जो गुणांक है इसको समझ गए। इस पद का गुणांक 7, इस पद का गुणांक -3 और इस पद का गुणांक 5। ये अचर पद भी इसको हम लोग कहते हैं, और वो 5 उसका गुणांक भी है। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए एक और सेंस में गुणांक का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ देखिए, अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा 2xyz, अगर ऐसा लिखा रहेगा, अब इसमें आपसे पूछेगा कि बताइए z का गुणांक कौन है, z का गुणांक कौन है। तो z का गुणांक मतलब क्या, z को छोड़ दीजिए और कौन कौन चीज़ उसमें गुना हो रहा है। तो z में कौन कौन गुना हो रहा है, 2xy, यानी ये तीनों। तो z का गुणांक कौन होगा, 2xy होगा। समझ रहे बात को? इस सेंस में भी गुणांक को पढ़ा जाता है, ठीक ना। तो हम लोग जब यहाँ गुणांक पढ़ रहे हैं, हम लोग इस सेंस में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ संख्यात्मक गुणांक को पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को, मतलब जो नंबर होगा। जैसे यहाँ देखिए z के गुणांक में 2xy सब आ जाएगा, x भी आएगा, y भी आएगा। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन हम लोग जो यहाँ गुणांक पढ़ रहे हैं, यहाँ सिर्फ 7, -3 और 5 है, ठीक ना। जैसे यहाँ अगर आपसे पूछेंगे बताइए y का गुणांक, तो y का गुणांक हो जाएगा 2xz, y को छोड़ देंगे, बाकी जो सब चीज़ उसमें y में गुना हो रहा है सभी को कह देंगे। क्लियर हो गया? तो इस सेंस में भी गुणांक को पढ़ा जा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इस तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक ना। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ रहेगा -7x², पूछेगा कि बताइए x² का गुणांक कौन है, तो -7 है। कंप्लीट? समझ गए इस बात को? तो ये आपका अचर पद और गुणांक भी समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग बहुपद के बारे में बातचीत करेंगे, पॉलिनोमियल के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ तक पूरा समझ गए? दैट्स ऑल।